नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल जीके सिंह लर्निंग पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे साइंस के टॉप 25 क्वेश्चन, जो कि हर एक एग्जाम से दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और रेलवे में देख रहे हैं आप लोग कि साइंस का वेटेज कितना ज़्यादा है, तो यह रेलवे स्पेशल भी होने वाला है। तो बिना देर करते हुए चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। आज का पहला प्रश्न है, किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट बटा एम्पियर होता है? किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर होता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रतिरोध। प्रतिरोध का जो मात्रक है वो वोल्ट पर एम्पियर होता है। चूंकि वोल्ट पर एम्पियर होता है और प्रतिरोध का सूत्र जो है वो आर बराबर वी बाई आई, जहाँ वी को वोल्ट से और आई धारा है, धारा को हम लोग एम्पियर से नापते हैं। कार्य का जो फॉर्मूला है वो है एफ एस कॉस थीटा। एफ बल है और एस बल की दिशा में विस्थापन है, और थीटा कितने डिग्री पर विस्थापन हुआ है और यहाँ पे थीटा का मान होगा। धारा का सूत्र होता है, धारा को हम लोग आई से सूचित करते हैं, और धारा बराबर जो सूत्र होता है वो होता है क्यू बाई टी। क्यू बाई टी, क्यू जो है वो है आवेश और टी जो है समय है। आवेश जो है, आवेश का मात्रक जो है होता है कूलॉम। धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम। कार्य का ऐसा मात्रक जूल। तो प्रश्न था हमारा कि किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर होता है, तो होगा प्रतिरोध का। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? एक सेल के विस्फोट होने के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इस स्थिति में कह रहा है कि क्या संरक्षित रहता है? स्थिति ऊर्जा, बल, कार्य या संवेग। तो इस स्थिति में जो संरक्षित रहता है वो रहता है संवेग। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो करेक्ट होगा। संवेग संरचित रहेगा। जब भी एक सेल विस्फोट होगा, उसके कई टुकड़े अलग अलग होंगे, तो इस स्थिति में जो परिणामी बल का मान है वो शून्य रहता है। शून्य रहता है तो उसमें संवेग जो है वो संरक्षित रहता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है? प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है? तो प्रकाश की गति जो है वो अधिक किस में होता है? तो होता है निर्वात में। ऑप्शन नंबर बी जो इसका है वो करेक्ट होगा कि प्रकाश की गति निर्वात में सबसे अधिक होती है। कितना होती है निर्वात में? तो निर्वात में प्रकाश की गति जो है वो है 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है, जबकि पानी में जो है प्रकाश का गति होता है 2.25 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और कांच में बात करें तो कांच में होता है 2 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड प्रकाश की गति है। सबसे अधिक जो प्रकाश की गति होती है वो होती है निर्वात में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश जल से होते हुए हवा में प्रवेश करता है तो उसकी या उसका क्या बदल जाता है? प्रकाश जब जल से होते हुए हवा में प्रवेश करता है तो उसका जो चाल है वो नहीं बदलता है, चाल जो है वो बदल जाता है। जब प्रकाश जल से होते हुए हवा में प्रवेश करेगा तो उसका चाल जो है वो बदल जाएगा, परंतु उसकी जो आवृत्ति है, आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य और रंग ये सभी नहीं बदलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। चाल, जब प्रकाश जल से होते हुए हवा में प्रवेश करेगा तो उसका चाल जो है वो बदल जाएगा, परंतु आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य सेम रहेगा। अगला प्रश्न है, प्रिज्म द्वारा इनमें से किस रंग की प्रकाश किरण का विचलन अधिकतम होगा? प्रिज्म द्वारा इनमें से किस रंग की प्रकाश का किरण का विचलन अधिकतम होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बैगनी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, बैगनी। और सबसे कम जो विचलन होगा वो होगा आपका लाल रंग का। लाल रंग का विचलन कम होगा, बैगनी का विचलन ज्यादा होगा। वहीं लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य है, तरंगदैर्घ्य वो अधिक होता है और बैगनी का कम होता है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक 9 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित हैं, उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। प्रत्येक 9 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित हैं, उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो समांतर क्रम में हम जो प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो जोड़ते हैं 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। समांतर क्रम में 1 करके जोड़ते हैं, और जब श्रेणी क्रम की बात आएगी प्रतिरोध को जोड़ने की तो श्रेणी क्रम में सीधा सीधा जोड़ लेते हैं r1 प्लस r2 प्लस r3। तो यहाँ हमारा है समांतर क्रम, तो इसको जोड़ेंगे हम लोग 1/r बराबर 1/9 1/9 प्लस 1/9। तो ये जो आएगा वो आएगा 3/9, 1/r बराबर 3/9, 3 3 9, और यहाँ पे हो जाएगा r बराबर 3 ओम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो इसका है वो करेक्ट होगा 3 ओम।
एक बात याद रखिएगा कि जब समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है तो हमेशा दिए हुए प्रतिरोध से कम आता है तुल्य प्रतिरोध, और जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो दिए हुए प्रतिरोध से जो तुल्य प्रतिरोध है वो हमेशा अधिक होता है। समांतर क्रम में कम होगा और श्रेणी क्रम में जब जोड़ा जाएगा तो दिया हुआ प्रतिरोध से तुल्य प्रतिरोध जो है वो अधिक होगा। अगला प्रश्न है, एक परिणाम मित्र का कोर पटलित क्यों करते हैं? एक परिणाम मित्र का कोर पटलित क्यों करते हैं? कोर की विद्युत चालकता को बढ़ाने के लिए, कोर की चुंबकशीलता को बढ़ाने के लिए, भंवर धारा हानि को कम करने के लिए, भंवर धारा को बढ़ाने तथा सक्षमता को सुधारने के लिए। इसका जो आंसर होगा होगा भंवर धारा हानि को कम करने के लिए हम एक परिणाम मित्र को जो है कोर को पटलित करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। बल्ब का आविष्कार जो है वो एडिसन के द्वारा किया गया। बल्ब का आविष्कार जो है वो एडिसन के द्वारा किया गया, और रेल इंजन के आविष्कार जो है वो जेम्स वाट के द्वारा किया गया था। जेम्स वाट के द्वारा रेल इंजन, एडिसन के द्वारा बल्ब और ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा कि वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? तो जो शाखा है उसका नाम है एंड्रोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी में हम लोग पुरुषों में बांझपन व यौन रोगों का अध्ययन करते हैं, वो करते हैं एंड्रोलॉजी के माध्यम से। वहीं बाइकोलॉजी जो है, बाइकोलॉजी में प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच अंतः जो संबंधों का अध्ययन होता है वो होता है बायो इकोलॉजी के माध्यम से। और एस्टाकोलॉजी जो है वो है कैफ्रिस का अध्ययन करते हैं। और डेस्मोलॉजी डेस्मोलॉजी जो है इसमें शरीर संरचना के अंतर्गत जो स्नायु बंधन लिगामेंट जो होता है उसका हम लोग अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न है, मानव नरों में मौजूद लिंग गुणसूत्र एक्स वाई है, इनके बीच क्या अंतर है? मानव नरों में मौजूद लिंग गुणसूत्र एक्स वाई है, इनके बीच क्या अंतर है? तो इनके बीच क्या अंतर है? तो है एक्स गुणसूत्र जो है वो बड़ा होता है जबकि वाई गुणसूत्र छोटा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट होगा कि एक्स गुणसूत्र बड़ा होता है और वाई गुणसूत्र छोटा होता है। यही जो है एक्स वाई के बीच अंतर है। अगला प्रश्न है, भोजन नली की दीवारों के संकुचन भोजन नली की दीवारों के संकुचन और क्या प्रसरण को क्या कहा जाता है? भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को क्या कहा जाता है? तो जो इसको कहा जाता है वो कहा जाता है कर्माकुंचन। भोजन नली की दीवार के संकुचन और प्रसरण को कर्माकुंचन गति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट होगा, कर्माकुंचन गति। अगला प्रश्न है, खाली स्थान है उसके बाद है कि गुर्दे की नलिका की परत में मौजूद होती है। गुर्दे की नलिका की परत में मौजूद होती है, कौन है जो गुर्दे की नलिका की परत में मौजूद होती है? तो है क्यूबोइडल एपिथीलियम। क्यूबोइडल एपिथीलियम जो है गुर्दे की नलिका की परत में मौजूद होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा अंग अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है? मानव शरीर का कौन सा अंग है जो अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है? तो वो अंग का नाम है फाइलोपियन ट्यूब। फाइलोपियन ट्यूब जो है वो है कि अंडे को अंडाशय से लेकर गर्भाशय तक पहुंचाता है, फाइलोपियन ट्यूब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के कारण होती है? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के द्वारा कारण होती है? तो जीवाणुओं के कारण जो बीमारी होती है बड़ी माता, एड्स, रैबिज, एंथ्रेक्स, इसमें से कौन है जो जीवाणुओं के कारण होता है? तो है एथ्रैक्स। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, एथ्रैक्स। एथ्रैक्स जो है वो जीवाणु के कारण होने वाली बीमारी है, जबकि बड़ी माता जो है ये विषाणु के द्वारा होती है। बड़ी माता विषाणुओं के द्वारा होती है। एड्स जो है, एड्स भी विषाणु जनित ही रोग है, विषाणु जनित ही रोग है एड्स भी। और रैबिज रैबिज जो है ये भी विषाणु जनित ही रोग है, रैबिज भी विषाणु जनित रोग है। यानी कि एथ्रैक्स जो है जीवाणुओं के द्वारा होने वाला रोग है, जबकि बड़ी माता, एड्स, रैबिज ये सभी जो है वो विषाणुओं के द्वारा होने वाले रोग हैं। विषाणु के द्वारा होने वाला रोग में खसरा जो है, खसरा ये भी विषाणु के द्वारा ही होता है। पोलियो पोलियो भी जो है वो विषाणु के कारण होता है। चेचक वो भी है जो विषाणु के कारण ही होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल है? कौन एक कोशिकीय हरित शैवाल है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा क्लेमाइडोमोनस। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो करेक्ट होगा, क्लेमाइडोमोनस।
क्लेमाइडोमोनास जो है वो एक कोशिकीय हरित शैवाल है। अगला प्रश्न है, पौधे भविष्य के लिए खाद्य को बीज के में संग्रहित करते हैं। पौधे भविष्य के लिए खाद्य को बीज के किस भाग में संग्रहित करते हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कोटिलेडोन में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, कोटिलेडोन। पौधे जो भविष्य के लिए खाद्य को बीज के है वो कोटिलेडोन में संग्रहित करते हैं। फूल में पुष्प योनि है, फूल में पुष्प योनि है, तो इसका जो आंसर होगा मादा जनन तंत्र। फूल में पुष्प योनि जो है वो है मादा जनन तंत्र। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा, मादा जनन तंत्र जो है वो फूल में पुष्प योनि है। अगला प्रश्न जो है, पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती है? पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती है? तो होती है त्वचा में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, त्वचा। पसीने वाली ग्रंथियां जो है मानव शरीर की त्वचा में होती है और त्वचा में पाई जाने वाली श्वेत ग्रंथियां से ही पसीने का जो है स्राव होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होगा? निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होगा? तो द्रव, प्लाज्मा, गैस, ठोस। किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल जो है वो अधिकतम होगा? तो आकर्षण बल सबसे अधिक जो होगा वो होगा ठोस के बीच। ठोस के बीच सबसे अधिक आकर्षण बल होगा और गैस के बीच जो है वो सबसे कम होगा। अगला प्रश्न है, 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल होते हैं? 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल होते हैं? तो जो मोल की संख्या है उसके बराबर जो सूत्र होता है मोल बराबर वो होता है पदार्थ में ग्राम भार। पदार्थ में ग्राम में जो भार होता है बटा पदार्थ का अनुभार। पदार्थ का अनुभार ये होता है मोल की संख्या बराबर सूत्र होता है। तो हम यहाँ 25 ग्राम जो दिया है H2SO4 में, तो H2SO4 में 25 ग्राम जो है वो है पदार्थ का जो है भार, और पदार्थ का अनुभार जो है जब निकालिएगा H2SO4 का जब निकालिएगा तो इसका निकलेगा 2 गुना 1 प्लस 32 प्लस 16 गुना 4। इसको जोड़िएगा तो आएगा 98। जब हम लोग 25/98 करेंगे तो ये जो आएगा वो आएगा 0.255, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो डी इसका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा 0.255। मोल की संख्या बराबर जो सूत्र होता है वो होता है पदार्थ का ग्राम में भार। पदार्थ का जो भार लेंगे वो ग्राम में लेंगे बटा पदार्थ का अनुभार, मोल की संख्या बराबर सूत्र होता है। अगला प्रश्न है, पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान क्या है? पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान क्या है? तो पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान निकालने के लिए हम लोगों को पहले पानी का सूत्र क्या होता है? तो पानी का सूत्र जो होता है वो होता है H2O। H2O जो है पानी का सूत्र होता है, और आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए हम लोग हाइड्रोजन का 2 और इसका जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1, और ऑक्सीजन यहाँ सिंगल है और ऑक्सीजन का द्रव्यमान जो है वो 16 होता है, यानी कि 16 और 2 18 यूनिट। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट होगा 18। अगला प्रश्न है, सबसे बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है। सबसे बाहरी ऑर्बिट में किसमें जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है? तो यहाँ दिया हुआ है कि इसमें जो है वो आर्सेनिक और बिस्मथ जो है इसके जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है बाहरी ऑर्बिट में वो एक समान होती है। ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट होगा, आर्सेनिक और बिस्मथ, क्योंकि ये दोनों जो है एक ही वर्ग के सदस्य हैं जिनके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो है 5 होती है। आर्सेनिक और बिस्मथ के जो इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो 5 होती है, और ये दोनों जो हैं एक ही वर्ग के सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, N2 के अणुओं में खाली जगह होता है। N2 के अणुओं में क्या होता है? तो N2 के अणुओं में क्या होता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच तिहरा बंध। नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच तिहरा बंध, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। यानी कि जो नाइट्रोजन है वो अपने आप में जो है वो ट्रिपल बॉन्ड के माध्यम से जुड़ा रहता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विलयन पीएच पेपर को नीला कर देगा? इनमें से कौन सा विलयन पीएच पेपर को नीला कर देगा? तो सोडियम हाइड्रॉक्साइड जो है वो विलयन पेपर जो है पीएच उसको नीला कर देगा। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट होगा, सोडियम हाइड्रॉक्साइड। सोडियम हाइड्रॉक्साइड का एक विलयन जो है वो क्षारीय विलयन होता है, और क्षार जो है लिटमस पत्र को नीला कर देगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, सोडियम हाइड्रॉक्साइड। अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ क्या है? तो शुष्क बर्फ जो है वो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क बर्फ कहा जाता है, जो कि शुष्क बर्फ को कार्बन डाइऑक्साइड को अत्यधिक दाब पर ठंडा करके बनाया जाता है, और शुष्क बर्फ जो है वो पिघलती नहीं है, यह सीधे ठोस से वाष्प में बदल जाती है, जिसे हम लोग ऊर्ध्वपातन की
प्रक्रिया भी कहते हैं। इसी के साथ आज का हमारा टॉप 25 साइंस का जो क्वेश्चन था वो खत्म हुआ। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।